हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़ें चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि हम लोग शब्द समस्याओं को हल कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग सबसे पहले जो है एनसीईआरटी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और कोई बात करते बिना गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़े थे चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। और जिसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि शब्द समस्याएं। इनको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसा करते हैं। सबसे पहले जो है हमने कहा था कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी में दी थी वो मैंने पिछले लेक्चर में सॉल्व करवा रखी हैं। आज हम लोग अगली एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं उन वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करते नहीं हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एक फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने पिछली भी एक्सरसाइज में आपको करवाया था। और पहला क्वेश्चन जो है आज का एक फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन मेरा फ्रैक्शन से रिलेटेड है तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, यानी कि अंश बटे हर। तो जो भी फ्रैक्शन होगा यानी जो भी भिन्न होगी तो इस तरीके की होगी। मैं अपनी तरफ से एक फ्रैक्शन को मान के चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया तो गया नहीं, मुझसे पूछा गया है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। जैसे ही फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो तुरंत आप उसको फ्रैक्शन अपनी तरफ से एक मान लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator a fraction reduces to 1। यानी कह रहे हैं कि अगर इसके न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया जाए, लिखा ना इफ़ वी ऐड 1 to the numerator, यानी इसके न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और इसके डिनोमिनेटर अन्य हर से एक घटा दें, तब जो ये फ्रैक्शन वो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि भैया अंश में आप एक ऐड कर दो। तो चलिए अंश में एक ऐड कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दो, तब ये जो है वो 1 हो जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी। आपको पता है इसका जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आता है ना 1 से मल्टीप्लाई होने पर, इक्वल टू वाई माइनस 1। चलो इस y को इधर ले आओ और इस 1 को उधर भेज दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। देखिए मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक, एंड क्या दिया गया है। और उसके बाद क्या रखा है, इट बिकम्स 1/2, यानी इस ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर में केवल जो है 1 को ऐड कर रहे हैं, मतलब इसके डिनोमिनेटर यानी इसमें अगर हम इसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर रहे हैं तो जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/2 आ रहा है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x जब y + 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, इक्वल टू y + 1। ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक। या फिर आप चाहें तो इस ऐसा भी मत मानिए, y को ट्रांसफ़र कर लीजिए। पहले y को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई निकल आएंगे और यही एक्स वाई यहाँ पर रख देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी जो मुझे भिन्न बतानी है। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। मैंने देखा ए बी माइनस में है और ए बी माइनस में है, तो मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ। मैंने आपको बता रखा है भाई, सीधी सी बात है, अगर एक -5 हो और दूसरा भी -5 हो, उनको माइनस करोगे तभी तो कटेंगे। तो चलो इनको माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई, इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस वाई, और इसमें है -2 और इसमें है -1। चलिए
एक्स माइनस वाई, अब चूँकि माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस मिलकर प्लस इज इक्वल टू माइनस का 3, ये दोनों बर्बाद हो गए। एक्स से 2x माइनस करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स और x कैंसिल यानी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, इस x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ताकि y आ जाए, तो बाई 1 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, ये आके इधर ऐड हो जाएगा और ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, हेंस फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन तो हमारा था x/y, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है 5, और यही सवाल का उत्तर है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फ्रैक्शन पूछा गया था। आप एक सुंदर लाइन लिखना चाहें लिख देंगे, हेंस द फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक है ना, कंक्लूजन लिखना जरूरी भी होता है तो आपको उसको लिखना भी चाहिए। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एज से रिलेटेड है। क्या है, एज से रिलेटेड है। बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 years ago नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले थी, अभी नहीं है। अगर मुझे बताना है कि कोई व्यक्ति 5 साल पहले कितने वर्ष का है तो अभी का पता होना ज़रूरी है, और मुझसे क्वेश्चन में अभी की एज पूछ रखी है तो मैं अभी की एज को मैं मान लेता हूँ कि भैया नूरी जो है वो x वर्ष की हैं और जो सोनू है वो y वर्ष के हैं, क्योंकि अभी का मुझे बताना भी और पता भी नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जो नूरी की जो आयु है वो x वर्ष है और जो सोनू की जो आयु है वो कितने वर्ष है, y वर्ष है। अब 5 साल पहले उन्होंने कहा था, ध्यान से पढ़िए, 5 years ago 5 साल पहले। तो चलिए 5 साल पहले चलते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख दीजिए लेट द प्रेजेंट एज, अभी का माना है हम लोगों ने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली। देखिए 5 years ago की बात चल रही तो हम लोग चलते हैं 5 years ago, है ना। 5 years ago नूरी कितने साल की रही होगी, अगर कोई बंदा भी जो है 10 वर्ष का सपोज करो है तो 5 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, 5 साल कम रहा होगा ना, 5 साल। जैसे अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है तो 5 साल पहले 15 वर्ष का। तो वैसे ही अगर नूरी की आयु अगर x वर्ष है तो 5 साल पहले 5 साल कम रही होगी, है ना। एंड जो सोनू की जो आयु है ये भी 5 साल कम रहे होंगे, तो इसमें भी आप 5 ईयर माइनस कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि जो 5 साल पहले का मामला है ना उसमें इन्होंने कहा है कि नूरी वाज 3 times एज ओल्ड एज सोनू। ये जो नूरी की जो आयु है ये 5 गुनी थी, सॉरी 3 times थी, थ्राइस थी ना, 3 times 3 गुनी। जो नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो आप इन दोनों को बराबर रखिए। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन 3 गुना है तो पहले दोनों को बराबर रखिए। अब ज़रा बताओ भैया, ये रही नूरी की आयु, ये रही सोनू की आयु। भैया नूरी की जो आयु है वो 3 गुनी है और मैं बीच में लगाऊंगा बराबर। जब इनकी 3 गुनी पहले से ही है तो मैं इधर 3 से गुणा कर देता हूँ ताकि बराबर हो जाएगा। 3 गुनी थी, 3 से फिर से आपने गुणा कर दिया तब तो बराबर नहीं रहेंगे ना दोनों, इसलिए ये तो 3 गुनी है ही, 3 का गुणा इधर करिए ताकि दोनों की आयु क्या हो जाए, बीच में बराबर हो जाए। तो x - 5 मल्टीप्लाई करिए 3y, 3 × 5 = 15, तो 3y को इधर माइनस में लाएंगे, 5 जाके उधर ऐड हो जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 5, यानी कि x - 3y = -10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, आगे देखते हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि 10 years later 10 साल बाद, तो चलो 10 साल बाद चलते हैं। 10 years later, ठीक है। ये जो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरीज एज, इनकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, अभी x वर्ष की है प्रेजेंट में, 10 साल बाद 10 साल बड़ी हो जाएंगी तो x + 10 ईयर हो जाएगा, है ना। और वैसे ही सोनू भी तो बड़ा हो जाएगा 10 साल, तो सोनू की जो आयु है वो भी 10 साल बड़ी हो जाएगा, यानी कि
x प्लस 10 ईयर। अब आगे पढ़ो, 10 साल बाद का क्या मामला है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो नूरी है वो सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या करो, जब भी 2 गुना 3 गुना ना समझ में आए तो भैया दोनों को लिखो इस तरीके से बराबर। अब जरा बताओ कौन 2 गुना हो जाएगा, नूरी की जो आयु है ये 2 गुनी हो जाएगी इनकी आयु। तो ऐसा करता हूँ, मुझे बराबर लगाना है तो मैं इधर 2 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि ये तो पहले ही 2 गुना हो जाएंगे ना 10 साल बाद। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इधर गुणा करना चाहिए। सॉल्व करिए इसको, 2 से गुणा करेंगे तो 2i, 2 दहम 20, तो 2i को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x माइनस 2i, और ये 10 भी जाके उधर माइनस हो जाएगा तो 20 से 10 घट जाएगा, बचेगा 10। और ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, और ये होमवर्क है कि आप इन दोनों इक्वेशन को हल करें, यानी कि सॉल्व करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं कि x की वैल्यू कितनी आई है, यानी कि नूरी की जो आयु है कितनी आई है, और y की वैल्यू कितनी है, यानी कि सोनू की जो एज है वो कितनी आई है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आपको आइडिया लग गया होगा मैंने किस तरीके से इक्वेशन बनाई है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बढ़ते आगे, करते क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 2 डिजिट से रिलेटेड है। तो मैंने भैया कल भी बताया था कि अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर हो तो आप उसका यूनिट डिजिट 10 डिजिट मान लीजिए। तो लेट द यूनिट्स डिजिट यानी कि इकाई का अंक, एंड लेट द यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट बी एक्स एंड वाई। मैंने आपको कहा था कि जब भी जो है 2 डिजिट का नंबर आपको क्वेश्चन में जैसे ही दिखे पूछा गया हो तो आप यूनिट डिजिट और 10 डिजिट मान लीजिए, तब जो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर मैंने आपको बताया था कि आप जो 10 डिजिट होता है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करिए। 10 डिजिट क्या है भाई, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करिए, और प्लस यूनिट डिजिट कितना x। ये मैं आपको पहले लेक्चर में इससे पहले बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर है ना, इनके डिजिट का सम यानी इनके अंकों का जो योग है, मुझे क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि इनके अंकों का जो योग है वो 9 है। ये मुझे दे रखा है कि इनके डिजिट का सम क्या है, 9 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ। आल्सो क्या कहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, क्या लिखा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स। तो मैं इस नंबर का 9 टाइम्स कर देता हूँ। ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स यानी कि 9 गुना किसके बराबर है, इज ट्वाइस द नंबर, यानी 2 गुना है एक नंबर के, वो नंबर क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी इसके अंकों को बदलने पर जो नंबर बनेगा तो इनके अंकों को बदल दीजिए, उस नंबर का 2 गुना जो है इस नंबर के 9 टाइम्स के बराबर है। कहने का मतलब क्वेश्चन ये था उसका कि जो है इस नंबर का जो 9 टाइम्स है इसके डिजिट को रिवर्स करके जो बनने पे जो नंबर उसका 2 टाइम्स, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी 10 9 जा 90x 90y सॉरी 9 1 जा 9x 20x प्लस 2y। अब ज़रा मुझे बताओ, आप अगर 90y से 2y माइनस करोगे तो कितना y आएगा, 90 से 2 माइनस करो तो 88y, और जब 9 से 20 माइनस करो तो माइनस का 11x इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, 0। ये दोनों नंबर 11 से कट जाएंगे, 11 से काट दो 11 88, 11 कम 11, यानी मैंने 11 से काट दिया, ठीक। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x y आ जाएंगे, यानी हमको वो डिजिट पता चल जाएंगे और उन डिजिट की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे और मुझे नंबर पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ही तो पूछा है, क्वेश्चन आप तो पहले ही पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, दिख रहा है माइनस के प्लस के कट जाएंगे। चलो इस थर्ड मानिए इसको इक्वेशन, इसको सेकंड, तो एडिंग सेकंड प्लस थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों को ऐड करते ही ये दोनों तो चले गए, कहाँ चले गए बताइएगा। 8y में y ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9y, और 9 में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा,
सॉरी 9y मैंने बोला बट लिखा 8y। तो 9 1 जा 9, यानी y की वैल्यू जो है वो 1 आने वाली है। y पता है, y यहाँ पर रखो, x आ जाएगा बाई 2, x प्लस y जो है वो 9 है, सॉरी 1 है, इज इक्वल टू 9, 1 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू 8, है ना। और हमसे नंबर पूछा गया था, तो नंबर मेरा था 10y प्लस x, यही तो नंबर है, ये तो डिजिट थे, हमसे नंबर पूछा गया है। 10 इंटू वाई, वाई है 1, x है 8, 10 1 जा 10, 10 में 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 18। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना होगा 18। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली और है, कभी कभी जो है एग्जाम में इसी में आगे जोड़ देते हैं, पूछ लेते हैं भैया कि ऐसे कितने नंबर संभव हैं, यानी ऐसे कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दिस टाइप्स और पॉसिबल, यानी ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, जैसे सवाल का जो उत्तर आया वो 18 आया है, अगर ये इसका उल्टा आता 81 आता तब भी उत्तर सही माना जाता। उसका फ़र्क पता है किस लिए आता है, अगर हम लोगों ने इसको जो है, इसको हम लोग 10 डिजिट और इसको जो है यूनिट डिजिट मान लेते, समझे ना मेरी बात। मैंने इसमें यूनिट डिजिट को x माना है और 10 डिजिट को y माना है। अगर हम लोग इसको उल्टा कर देते, क्या कर देते, 10 डिजिट को जो है हम लोग x मानते और यूनिट डिजिट को y मानते, तब शायद हमारा उत्तर जो होता है उल्टा आता है, यानी 18 के रिप्लेस पे क्या आता है 81 आता है ना। तो मुझे लग रहा है आप क्वेश्चन आपको समझ चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए जो है ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे, 2 नंबर्स पॉसिबल होंगे, एक 18 और एक 81। तो अगर आपसे पूछा गया होगा कि ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, तो उसका आंसर कितना होगा 2, ऐसे 2 नंबर्स पॉसिबल हैं। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका 4th पार्ट देखते हैं, और 4th पार्ट है क्या, 4th पार्ट है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000, यानी मीना जो है 2000 रुपये निकालने के लिए जो है वो बैंक गई, ठीक है। मीना कहाँ गई, बैंक 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा, हिंदी में खजांची लिखा होगा तो आप घबराइएगा मत, कैशियर को ही बोलते हैं हिंदी में। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, यानी उसने कैशियर से बोला कि आप मुझे 50 और 100 रुपये के नोट ही दो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उनको जो है टोटल 25 नोट मिले, यानी रुपए तो 2000 थे, लेकिन इसमें नोट 25 ही थे, और इन नोट 25 में कुछ थे 50 रुपये के नोट और कुछ थे 100 रुपये के नोट्स, ठीक है। 2 टाइप के नोट थे, टोटल अमाउंट 2000 था, और टोटल जो नोट थी वो कितनी थी 25। और आपसे पूछा ये गया है कि बताइए कि 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स थी और 100 रुपीज़ की कितनी नोट्स थी। अब मुझे पता नहीं है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं, चलो मान लेते हैं भाई, मानना तो पड़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ बी एक्स एंड 100 रुपीज़ बी वाई। मैंने क्या माना कि जो 50 रुपये के जो नोट हैं वो एक्स थे और 100 रुपीज़ के जो नोट थे कितने थे, वाई थे, ठीक। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जो 50 रुपये के जो नोट हैं कितने हैं, एक्स हैं, और जो 100 रुपये के नोट थे वो कितने हैं, वाई थे। अब मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों नोटों को मिला दूंगा तो कितनी नोट आनी चाहिए, 25 ही नोट तो आनी चाहिए भाई। आपको पता होना चाहिए कि जो है एक्स और वाई मिला के, यानी 50 रुपये और 100 रुपये की जो नोट मिला के हैं टोटल उनको 25 मिले हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों प्रकार की नोटों को ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, टोटल नोट के बराबर आना चाहिए, और टोटल नोट हमारे पास थे कितनी 25। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, है ना। अब आगे मुझे देखिए टोटल अमाउंट दिया गया है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ ज़रा, देखिए ये 50 रुपये के कितने नोट हैं, एक्स नोट थे भैया। जैसे हमारे पास 50 रुपये की 2 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपये हो गए। कैसे पता चला, मेरे पास देखिए 50 रुपये के 2 नोट, तो मैंने गुणा कर दिया, 100 रुपये हो गया। अगर जैसे मान लीजिए 50 रुपये के 15 नोट होते तो मैं इनका गुणा कर देता तो 750 रुपये हो जाते। तो वैसे ही तो करते हैं, यानी जितनी नोट जितने रुपए की हों उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल अमाउंट आ जाता है।
वैसे ही यहाँ पर अगर हमारे पास 50 रुपये के एक्स नोट थे, तो अगर मैं इन दोनों का आपस में गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, टोटल पैसा आ जाएगा भैया 50 एक्स रुपये थे। और अगर 100 रुपीज़ के वाई नोट थे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे पता चल जाएगा कि टोटल इन दोनों को ऐड करने पर कितना अमाउंट है टोटल। और टोटल अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में 2000 दे रखा है। ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। अगर इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्स कितना है, वाई कितना है, यानी कि 50 रुपये के कितनी नोट हैं और वाई रुपीज़ की कितनी नोट है। और शायद मुझसे वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं और पता करते हैं एक्स और वाई आखिर कितने कितने हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई, इसमें से मैंने निकाला है तो यहाँ पे रखेंगे, एक्स के रिप्लेस पे रखेंगे 25 माइनस का वाई प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। चलिए सॉल्व करिए। 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125 माइनस का 50 वाई प्लस का 100 वाई इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। 50 वाई से 100 वाई से 50 वाई माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 वाई। 1250 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2000 से माइनस करिए 1250। तो बच्चा जानता है कि भैया जो है कितना आने वाला है। तो अगर 2000 से 1250 माइनस कर देंगे तो 750 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया और 5 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। और वाई क्या था, वाई था 100 रुपये के नोट, यानी कि जो 100 रुपये के जो नोट थे कितने थे, 15 थे। भैया टोटल जब 25 नोट हैं जिसमें से 100 रुपये के जो नोट हैं 15 हैं, तो 10 रुपये के कितने नोट होंगे, 10 नोट होंगे। तो आप सीधा डायरेक्टली लिख देंगे अगर वाई की वैल्यू 25 है, या फिर आप यहाँ पर रख दीजिए, बात वही होने वाली, एक्स की वैल्यू 25 माइनस वाई यानी कि 25 माइनस 15, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 10। और यही सवाल के उत्तर है, आप लास्ट में लिख देंगे। हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज 10 एंड 100 रुपीज़ नोट इज़ 15। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी जैसा भी आप बताइएगा, अगले वीडियो में कोशिश करूँगा अलग वे से एक्सप्लेन करने की। अगर नहीं आया है तब, अगर मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने उसको अच्छे से देखा तो पक्का आया होगा, कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए फिर हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो इस एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर करते हैं 5th नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। यानी एक लेंडिंग लाइब्रेरी जानते ना, जो किराए पर पुस्तकें देती है, उसको बोलते हैं लेंडिंग लाइब्रेरी। हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब 3 दिनों के लिए एक फिक्स आपको चार्ज देना पड़ेगा कि भैया आप आओ, जो 3 दिनों के लिए आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। लाइब्रेरी है, आप बुक लेने गए ऋण पे, उन्होंने क्या किया कि आप जैसा करो 50 रुपये 3 दिन के लिए ले जाओ, मतलब 3 दिनों का किराया फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जो है हर दिन के हिसाब से आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। 3 दिनों तक तो ठीक है भैया, आपको 50 ही देने हैं, आगे आपको पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, आगे क्या कहा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक, यानी सरिता को ने जो है 27 रुपये दिए हैं अगर उसने बुक 7 दिनों के लिए रख ली। उसके बाद तो फाइल शशि पेड, जबकि शशि ने जो 21 रुपये पे किया है 5 दिनों के लिए फॉर 5 days। अब उसके बाद आपसे पूछा गया कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब ये है कि 3 दिनों का किराया आपको फिक्स है, उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि सरिता ने एक बुक को जो है उन्होंने 7 दिनों के लिए रखा है, तब उन्होंने जो है 27 रुपये पे किए हैं, जबकि शशि ने उसी बुक को 5 दिनों के लिए रखा है, तब उन्होंने 21 रुपये पे किए। आपको फिक्स्ड चार्ज बताना है, तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड एडिशनल चार्ज पर डे का चार्ज एंड एन एडिशनल चार्ज पर डे ₹X। मैंने मान लिया कि भैया जो फिक्स्ड चार्ज था वो X रुपये है और जो एडिशनल पर डे का जो चार्ज है वो Y रुपीज़ है। अब मुझे बताओ भैया सरिता ने क्या किया, बाय द गिवन कंडीशन, यानी जो आपको कंडीशन दे रखी है,
कंडीशन ये दे रखी है कि जो सरिता ने जो है 7 दिनों के लिए बुक रखा तब 21 रुपये दिए। अब आपको अच्छे से पता है 3 दिनों के लिए तो फिक्स्ड चार्ज ही पड़ा होगा भाई, 3 दिनों के लिए आपको थोड़ी ना देना था। तो मतलब अगर उन्होंने 7 दिन रखा है तो 3 दिनों के लिए उन्होंने 100 रुपये दिए होंगे। फिक्स्ड चार्ज था जैसे 50 रुपये फिक्स था तो 85 रुपये 3 दिनों का देंगे। तो अगर इन्होंने 3 दिनों के लिए 100 रुपया दिया होगा, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर आपने कितना जूम किया है x, बाकी 4 दिनों का तो अलग से देना पड़ा होगा ना पर डे के हिसाब से, क्योंकि 7 दिनों के लिए रखा था। अगर 1 दिन का y रुपया चार्ज है तो 4 दिन का कितना हो गया 4y, तो इसे 3 दिनों का ये हो गया 4 दिनों का, तब जाके जो 7 दिनों के लिए उन्होंने 27 रुपये पे किए हैं। टोटल कितने पे किए हैं 27 रुपये। एंड शशि ने 5 दिनों के लिए सेम बुक, भैया 3 दिनों के लिए तो इनको भी 100 रुपये ही देना पड़ा होगा, बचे 2 दिन उसका अलग से देना पड़ा होगा। अगर 1 दिन में y रुपया पड़ता है तो 2 दिन में कितना पड़ेगा 2y। ये टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे किया है वो किया है 21 रुपीज़। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और आपको पता चल जाएगा कि फिक्स्ड चार्ज कितना था और एडिशनल पर डे चार्ज कितना था। चलिए दोनों को माइनस कर देते हैं। आपको पता है क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों बराबर ठहरे। तो जब दो लोग बराबर ठहरते हैं तो उनको माइनस कर दिया जाता है ना। और यहाँ भी हम लोग माइनस कर देंगे तो 27 माइनस का 21, तो x प्लस का 4y माइनस का x माइनस का 2y, दोनों प्लस में थे, आगे लगा था माइनस तो माइनस हो जाएंगे। 27 माइनस 21 जो है 6 चल रहा है, x से x कट गया, 4y से 2y गया तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 3 रुपये। यानी कि जो एडिशनल चार्ज था कितने रुपए चल रहा था 3 रुपये चल रहा था। अगर इस x की वैल्यू मैं कहीं भी रख दूं तो मुझे फिक्स्ड चार्ज यानी x भी पता चल जाएगा। तो मैं इस x की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, सॉरी y की वैल्यू, तो x प्लस 4y, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27, तो 4 3 12 होता है, और जाके उधर माइनस ही होना है। तो 27 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना होगा 27 से आप अगर 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 15 रुपीज़। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है अगर आप पर डे जो है आपको जो है 3 रुपये देना पड़ेगा और जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप जो है 7 दिनों के लिए बुक ले जाते हैं तो भैया 15 रुपये तो आपको देना ही देना था, और 4 दिनों के हिसाब से और देना होगा। 1 दिन का 3 रुपया तो 4 दिन का 4 3 12, और 12 और 15 मिलकर 27 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कहीं भी दाग वाग नहीं है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक करके भी जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।